कहानी की शुरुआत होती है स्पेसशिप की क्रू क्रायोजेनिक नींद में है। एस्ट्रोनॉट जॉर्ज टेलर अपनी आखिरी रिपोर्ट लिख रहे हैं। ठीक 6 महीने पहले जहाज के समय के हिसाब से उन्होंने केप कनाडा छोड़ा था। इस दौरान धरती पर 7 सदियां बीत चुकी है। जिन लोगों ने उन्हें इस सफर पर भेजा था वो कब के मर चुके हैं, लेकिन टेलर को इस बारे में कोई पछतावा नहीं है। यहाँ से सब कुछ अलग लगता है। समय का प्रवाह विकृत है और स्पेस अनंत है। बस एक चीज है जो वो जानना चाहते हैं, क्या मानवता, जो ब्रह्मांड का चमत्कार है, ने उन्हें इस यात्रा पर भेजा था। आसमान आखिरकार लड़ाई करता रहता है। जब घड़ी पर आखिरी बार नजर डालता है तो पता चलता है कि धरती पर तारीख 27 मार्च 2673 है। वो अपने साथियों की ओर देखता है और अपनी जगह पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जहाज एक अनजाने ग्रह पर इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है और खुद को पानी के एक बड़े हिस्से में पाता है। क्रू जाग जाता है और समझता है कि उन्होंने तय समय से बहुत ज्यादा सोया है। लेकिन सबसे डरावनी बात है उस एकमात्र महिला स्टूवर्ड की मौत। उसी वक्त पानी जहाज में घुसने लगता है। उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा, खासकर क्योंकि उनके पास कुछ नमूने हैं। ये दिखा रहा है कि माहौल सांस लेने के लिए ठीक है। जहाज की घड़ी जो धरती के समय पर 25 नवंबर 3978 पर फ्रीज हो गई है। ये देखकर क्रू ने डूबते जहाज को छोड़ दिया और एक लाइफ राफ्ट पर चढ़ गए। लोग किनारे की ओर बढ़ते हुए चारों ओर की खूबसूरती देखकर हैरान हैं। कहीं भी समझदार जिंदगी का कोई निशान नहीं है। टेलर उन्हें याद दिलाता है कि वे धरती से 320 प्रकाश वर्ष दूर हैं, एक अनजान ग्रह पर जो ओरियन नक्षत्र में है। और ज्यादा सटीक जानकारी देना मुश्किल है क्योंकि किसी के पास इसे देखने का समय नहीं था। जमीन पर उतरते ही टेलर अपने पास जो कुछ भी बचा है उसका हिसाब लगाता है। एक पिस्टल, 20 गोलियां, एक फर्स्ट एड किट और 3 दिन का खाने पीने का सामान। अब सवाल ये है कि यहाँ एक दिन में कितने घंटे होते हैं। लोग स्टुअर्ट की अजीब मौत के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर डिप्रेशराइजेशन की वजह से हुई। ऐसा लगता है कि वो 18 महीने तक उड़ान भरते रहे, जबकि धरती पर 2000 साल गुजर चुके हैं। लौटने की कोई उम्मीद नहीं है और समय ने सब कुछ मिटा दिया है। इसलिए उन्हें पता था कि इस ग्रह का अध्ययन करना शुरू करना चाहिए। विश्लेषण से पता चला कि यहाँ कुछ भी नहीं उग सकता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं है। उनके पास खाने के लिए 72 घंटे बचे हैं। लैंडन ने किनारे पर अमेरिका का एक छोटा झंडा गाड़ दिया और अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चारों ओर अजीब और जंगली दृश्य हैं, अनोखे पत्थर और निर्जीव घाटियां। लोग कई बार भूस्खलनों के नीचे फंसने के कगार पर आ जाते हैं। आकाश में बिजली चमक रही है, बारिश लाने वाली है और आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ है, बिना किसी उपग्रह या पहचान के। एक बात उन्हें जरूर पता है कि उनके और धरती के बीच एक समय का फासला है। उनके प्रियजन 20वीं सदी में मर गए थे और अगर वे लौटते भी तो कोई उन्हें याद नहीं करेगा। टेलर अपने साथियों से कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, कि उन्होंने इस उड़ान पर क्यों कदम रखा। क्या ये प्रसिद्धि के लिए था, नए ज्ञान के लिए, या लंबे समय तक जीने का मौका पाने के लिए? लेकिन अब वे धरती पर किसी भी दूसरे इंसान से कहीं ज्यादा लंबे समय तक जी चुके हैं। केवल टेलर ही इस यात्रा पर निकला क्योंकि वह एक सपने देखने वाला है। उन्हें पूरा यकीन है कि उस वक्त ब्रह्मांड में इंसानों से बेहतर कुछ होना चाहिए। तभी डॉज उन पर आवाज लगाता है कि उसने जिंदगी खोज ली है। एक मुश्किल से नजर आने वाला हरा पौधा रॉकेट के रेगिस्तान से उगाया है। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ योजनाएं हैं और उन्हें इन्हें ढूंढना होगा। ग्रुप आगे बढ़ता है। हर जगह उन्हें दुश्मन जैसे पत्थर नजर आते हैं, लेकिन आगे उन्हें हरी झाड़ियां और कुछ अजीब क्रॉस दिखते हैं जो स्केरक्रोस की तरह लगते हैं। थोड़ा और चलने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को आगे पानी देखकर खुशी होती है। उत्साहित ग्रुपों जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारते हैं और कूद पड़ते हैं। फिर वो किनारे की तरफ तैरते हैं और रेत पर इंसानी पैरों के निशान देखते हैं। अचानक उन्हें अंधेरे साए दिखते हैं जो उनके कपड़े चुरा रहे हैं। पुरुष चोरों के पीछे दौड़ते हैं जो अपने रास्ते पर फटे कपड़े और टुकड़े छोड़ते जाते हैं। जल्दी ही उन्हें अपने फटे कपड़े मिल जाते हैं और जो बचा है वो पहन लेते हैं। आखिरकार वो एक मैदान में पहुंचते हैं और देखते हैं कि कई लोग अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। वो चुप हैं और अंतरिक्ष यात्रियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। शांत होकर अलग अलग फल इकट्ठा कर रहे लोग हैरान हैं
क्योंकि उनके साथी इंसान लगभग जंगली लग रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि वे मांसाहारी नहीं हैं। अचानक जंगल से एक डरावनी आवाज आती है और लोग भागने लगते हैं। अंतरिक्ष यात्री समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है और अचानक उन्हें सशस्त्र राइडर्स नजर आते हैं। फायरिंग शुरू होती है और फिर खुली जगह पर बंदर नजर आते हैं जो जाहिर तौर पर इंसानों का शिकार कर रहे हैं। धरती वाले भागने की कोशिश करते हैं और भागदौड़ के बीच वे अलग हो जाते हैं। चारों ओर से गोलियां चलने की आवाजें आती है और डॉजेस टेलर को मार गिराते हैं। दूसरे लोग नदी की तरफ दौड़ते हैं और जब ऐसा लगता है कि वो वहां पहुंचने ही वाले हैं, तभी एक बंदर उन्हें गर्दन में गोली मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। बंधा हुआ अंतरिक्ष यात्री दूसरे कैदियों के साथ एक सेल में डाल दिया जाता है। उसे ये देखकर चौंकता है कि बंदर तस्वीरें ले रहे हैं, जैसे कि ये कोई यादगार लम्हा हो। जॉर्ज को एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उन्हें वैज्ञानिक बंदरों द्वारा चेक किया जाता है। वे टेलर की जांच करते हैं, जो अजीब कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन 2 चिंपांजी जानवरों के दिमाग का अध्ययन करने की जरूरत पर बहस कर रहे हैं। टेलर की अनदेखी करते हुए, जो अभी भी अपनी गर्दन की चोट से ठीक हो रहा है, जख्मी और सुबह बोलने में असमर्थ जायरा अपनी राउंड करती है। उन्हें एक अजीब जानवर में दिलचस्पी होती है, जिसे वो चमकती आंखें कहती हैं, क्योंकि वो मजेदार तरीके से बात करने की नकल करता है। टेलर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो चालाक है और जायरा के हाथ से पेंसिल छीनने की कोशिश करता है। उसी पल जायस आते हैं। जायरा उन्हें उस अनोखे इंसान के बारे में बताती है, लेकिन जायस संदेह में है और उसे बस नकल करने वाला समझते हैं। जायरा उस इंसान की खासियत को उजागर करने की कोशिश करती है, उसके असामान्य तरीके से चीजों का इस्तेमाल करके। कंबल को कपड़ों की तरह ओढ़े हुए और उसके अजीब हाथों के हिलाने से लगता है कि वो चालाक है, लेकिन जियास इससे चिढ़ा हुआ है और इसे सब सस्ते नाटक समझता है। इंसान खतरनाक होते हैं और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। बाद में वो एक औरत को तोहफे के तौर पर लाते हैं और उसे टेलर की सेल में बंद कर देते हैं। अगले दिन जॉर्ज और उसका साथी बाड़े में घूम रहे होते हैं। जायरा अपने मंगेतर, जो एक पुरातत्वविद है, को कॉर्नेलियस नाम से लेकर आती है ताकि उसे टेलर दिखा सके, लेकिन उसकी दोस्त एलियस को टेलर में कुछ खास नजर नहीं आता। जबकि ये बंदर बहस कर रहे होते हैं, जॉर्ज रेत में लिखता है। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तभी डॉक्टर जायस आ जाते हैं। नाराज की जायरा फिर से इंसान के साथ है। अचानक एक जंगली आदमी जॉर्ज पर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड टेलर को खींचकर ले जाते हैं और जायस वो पत्र देखते हैं जो जॉर्ज ने लिखे थे, लेकिन जल्दी से उन्हें मिटा देते हैं। जायरा टेलर से माफी मांगती है, लेकिन वो कागज और पेंसिल छीन लेता है और उस पर अपना नाम लिखता है। जायरा हैरान रह जाती है और उसे घर ले जाती है। कॉर्नेलियस उसकी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बस ट्रिक्स हैं, इंसान लिख नहीं सकते। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसने ये कहाँ सीखा, और टेलर लिखता है, उसके स्कूल का नाम है, और बंदर हैरान है, क्या वो सच में समझदार हो सकता है? आदमी बताता है कि वो लोग एक दूसरे ग्रह से आए हैं। कॉर्नेलियस थोड़ा उलझन में है, लेकिन उड़ना तो नामुमकिन लगता है। फिर टेलर एक कागज का हवाई जहाज बनाता है। बाद में वो नक्शे देखने के लिए कहता है और समझाता है कि वो कहाँ उतरे और वहाँ कैसे पहुँचे। जायरा और कॉर्नेलियस गर्मागर्म बहस करते हैं। जायरा कहती है कि इंसान बंदरों और मकाकों के बीच की गायब कड़ी में एक म्यूटेशन है और ये बिल्कुल मुमकिन है कि मकाक इंसानों से विकसित हुए हों। डॉक्टर जायस, जो इस दृश्य में आते हैं, कागज का हवाई जहाज देख लेते हैं। वो इसे अच्छे से करता है और चाहता है कि उसे एक सेल में ले जाया जाए। टेलर और नोवा अपनी सेल में सो रहे होते हैं जब कुछ बंदर आ रहे होते हैं, या एक टेलर को नसबंदी के लिए तैयार किया जा रहा होता है, लेकिन आदमी भागने में सफल हो जाता है और सेल से बाहर निकल जाता है। वो बंदर के मंदिर में छुपने में कामयाब होता है, लेकिन उसे देख लिया जाता है और आदमी को फिर से बंदर के शहर में भागना पड़ता है। टेलर एक म्यूजियम में पहुंच जाता है जहां मुर्दा इंसान प्रदर्शित किए गए हैं।
हैरान होकर वो सड़क पर भागता है, लेकिन एक जाल में फंस जाता है जहां जायरा उसे पाती है और फिर टेलर की आवाज लौट आती है, जिससे वो चौंक जाता है। बाद में जेल में टेलर नोवा को बोलना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर लड़की को उठा लेते हैं और उसे सामने वाली सेल में डाल देते हैं। आदमी उसे जमीन पर अपनी जिंदगी के बारे में बताता है, लेकिन उसने वहां किसी से प्यार नहीं किया। वो सोचता है कि क्या नोवा बंदरों से प्यार कर सकती है। बंदरों ने उसे एक कॉलर पहनाया और उसे ट्रायल में ले जाते हैं। अब सुनवाई चल रही है और जायरा और कॉर्नेलियस उसके वकील बनने के लिए तैयार है। जज नाराज है क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक बंदर नहीं है। लेकिन फिर वो किस बात के लिए ट्रायल में है? कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया। उसने अपने वकीलों को बताया, लेकिन टेलर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक धार्मिक वैज्ञानिक को गवाही देने के लिए बुलाया गया है, जो उस आदमी की बेतुकीपन को साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे सबसे आसान सवालों के जवाब नहीं पता। लेकिन टेलर ये नहीं जान सकता, क्योंकि उसने उनकी संस्कृति का अध्ययन नहीं किया है। एक आदमी को बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए वह अपना बयान लिखता है और इसे अदालत में जमा करता है। कॉर्नेलियस पढ़ता है कि टेलर एक अंतरिक्ष अन्वेषक है और एक दूसरे ग्रह से आया है, लेकिन बंदर उसे विश्वास नहीं करते। वे कैद किए गए लोगों को लाने की मांग करते हैं। उसके साथ टेलर लैंडन को देखता है, लेकिन वो अपने दोस्त को पहचान नहीं पाता और उसके सिर पर एक निशान होता है। जॉर्ज को समझ आता है कि डॉक्टर जायस ने उस आदमी का दिमाग खराब कर दिया है। जॉर्ज को फिर से अदालत में लाया जाता है और फिर वो कॉर्नेलियस टेलर की रक्षा करता है। उसने झूठ नहीं बोला जब उसने कहा कि वो निषिद्ध क्षेत्र से आया है। उसने इसे बहुत सही तरीके से बताया और खुद कॉर्नेलियस वहां था और उसने प्राचीन गोरिल्ला संस्कृति के निशान पाए। जायरा अपनी रक्षा करती रहती है। अगर वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया तो वो इसी ग्रह पर पैदा हुआ था। उसने लोगों के खिलाफ कोई कारण नहीं पाया। बोल नहीं सकता। समस्या शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की है और यही सच है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। जायरा और कॉर्नेलियस पर वैज्ञानिक विद्रोह का इल्जाम है और कोर्ट बंद है। उस आदमी की किस्मत पहले से ही तय है। उसे जियास के पास भेजा जाता है, जो उस पर ऑपरेशन करने का सोच रहा है। जॉर्ज गुस्से में है। कैसे ऐसी उल्टी पुल्टी सभ्यता बन गई? और सबसे बड़ी बात, जाया उससे इतना क्यों डरती है? जायरा इसे स्वीकार नहीं कर पाती और टेलर और नोवा के साथ शहर से भागने की योजना बनाती है। कॉर्नेलियस उनके साथ घोड़ों के साथ मिलता है और वो सुझाव देता है कि स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग साइट पर वापस चलें। एक छोटा कारवां निकलता है और नदी तक पहुंचता है। अगर वो नदी के साथ चलते हैं तो जल्दी ही समुद्र तक पहुंच जाएंगे। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां कॉर्नेलियस खुदाई कर रहा था। वो आदमी को गुफा तक ले जाने के लिए तैयार है और तभी जायरा पीछा करते हुए डॉक्टर जायस को देखती है, जो भगोड़ों के पास पहुंच गया है और उसे एक अप्रिय आश्चर्य का सामना करना पड़ता है। टेलर के पास हथियार है। धरती वाला डॉक्टर को एक समझौता पेश करता है। अगर कॉर्नेलियस ये साबित कर सके कि उनकी संस्कृति सबसे पुरानी नहीं है और ये कहीं और से आई है, इंसान अकेला छोड़ दिया जाएगा। सब लोग गुफा में चले जाते हैं, जबकि कॉर्नेलियस अपनी खोजें दिखाता है। टेलर एक इंसान के कुछ हिस्से जैसे दांतों की प्लेट, चश्मे और एक हार्ट वाल्व खोजता है, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा एक इंसानी गुड़िया है जो मामास बोलती है। जायस एक तार्किक वजह ढूंढने की कोशिश करता है जब बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सब लोग निकास की तरफ दौड़ते हैं। ये अस्थायी डॉक्टर है जो अपनी बातों पर टिक नहीं पाए और फरार लोगों के रक्षक पर हमला कर दिया। टेलर डॉक्टर जायस को बंधक बना लेता है और सभी को बाहर जाने का आदेश देता है। उसे एक घोड़े, खाने और पानी के बदले में छोड़ दो, उसके और उसकी बीवी के लिए। लेकिन जाने से पहले वो डॉक्टर से पूछता है कि उसे उस आदमी से हमेशा डर क्यों लगता है, और डॉक्टर जवाब देता है कि वो एक आदमी है और उसके पूर्वजों के चलते ये निर्जीव और प्रतिबंधित जमीनें हैं, क्योंकि वो सबसे नीच और धोखेबाज जानवर है। लोग छोड़ देते हैं और डॉक्टर ऑर्डर देता है कि गुफा को उड़ा दिया जाए
और जायरा और कॉर्नेलियस को पकड़ लिया जाए। वो अपने लोगों का भविष्य बचाता है। टेलर और नोवा समुद्र तट पर सवारी कर रहे होते हैं। अचानक वो आदमी डर के मारे घोड़े से कूद पड़ता है। वापस आ गया है और उन्होंने आखिरकार ऐसा किया, सबको उड़ा दिया और सभ्यता को तबाह कर दिया। उन्हें नरक में जलने दो। नोवा डर से टेलर की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सामने क्या है। आजादी की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा समुद्र के किनारे उभर रहा है। ये फिल्म फ्रांसीसी लेखक पियरे बूल की किताब पर आधारित है, जिन्होंने अपने उपन्यास को अपनी सबसे कम सफल रचनाओं में से एक माना और इसलिए इस पर बड़े पर्दे पर सफलता को लेकर गंभीर शक था। लेकिन अंत में ये फिल्म एम्पायर मैगजीन की 500 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में 350वें नंबर पर रही। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।